हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे, घर पर ही होंगे। तो आज हम बात करते हैं अपने इस चैनल के अंदर कॉमर्स क्लासेस में कि आज जो हम करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी की का ही चैप्टर थर्ड 12th क्लास का, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसकी ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी हैं और 3 वीडियोस उसकी पहले से ही ऑलरेडी बन चुकी है। जो बच्चे उसको नहीं देख पाए हैं तो उस पर आप जा सकते हैं, मैं यहाँ पर लिंक भी डाल दूंगा, आप उस लिंक पर जाकर लास्ट वीडियोस के ऊपर जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उसी बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर थर्ड का। आगे के कुछ इससे फर्दर आगे बढ़ते हैं, इसे कुछ टॉपिक जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये एक क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन जो आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। और मैं बात करूं तो ये इकोनॉमिक्स के चैप्टर के अंदर से भी आपका क्वेश्चन बनता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और ये बिजनेस स्टडी में भी। तो बीइंग अ बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट देख रहे हैं तो हम इसके अकॉर्डिंग आज हम बात करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जब बात करें तो याद आता है 1991। देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या था, इसे हम आप लोग पहले 11th में पढ़े होगा या पहले भी आप जान चुके होंगे। नई औद्योगिक नीति, हिंदी में बोलते हैं नई औद्योगिक नीति, या फिर न्यू इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो नई औद्योगिक नीति 1991 में जब इंडिया का यानी कि हमारे देश का जो राजस्व है घाटा बढ़ता जा रहा था, पब्लिक सेक्टर की जो या गवर्नमेंट सेक्टर की जो इकाइयां थी यानी कि यूनिट्स थी, इंडस्ट्रीज थी, वो डाउन हो रही थी, इकोनॉमी गिरने लग रही थी, यानी कि संकट का दौर था 1991 में। 1991 में एक ऐसा संकट का दौर आया देश पर जब जीडीपी गिर गई, उसकी इकोनॉमिक मैं बात करूं तो इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो डाउन जा रही थी, राजस्व घाटा बढ़ता जा रहा था, उसके साथ साथ जो इकाइयां थी पब्लिक सेक्टर की और दूसरी गवर्नमेंट सेक्टर की इकाइयां भी घाटे में जा रही थी। तो ऐसे में देश को बचने के लिए, देश को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी का इजाद किया, पॉलिसी बनाई जिसका नाम दिया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति। केवल उस घाटे को बचाने के लिए, देश को दोबारा से अग्रसर करने के लिए, विकास बढ़ाने के लिए, उस संकट के दौर से उभारने के लिए बनाई गई थी नई औद्योगिक नीति। अब इस औद्योगिक नीति में क्या चीजें आई और क्या चीजें हैं, आज हम यही टॉपिक पे चर्चा करेंगे और इसी की बात करेंगे। पर इस पर मैं आपको बार बार कहता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से इसका, क्योंकि दो जगह इसका फैक्टर पड़ेगा। आप ये करते तो इकोनॉमिक्स का भी एक जो आपका टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है वो भी इसका क्लियर होगा। तो दो जगह इसका फायदा होगा आप लोगों को, बिजनेस स्टडी में और इकोनॉमिक्स में भी। तो चलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या कहती है। देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब क्या है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के नाम से जानते हैं। तो आप थोड़ा फोकस करिए इसको। बात करते हैं एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड new economic policy in July 1991 for taking out the country out of economic difficulties and spreading up the development of the country। तो ये क्या है, एक पार्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म का, एक आर्थिक रिफॉर्म का ही एक पार्ट है। आर्थिक जो परेशानी थी उसको उभरने के लिए बनाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अनाउंस की, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अनाउंस किया, जो कब किया था, जुलाई 1991 के अंदर इसको अनाउंस किया गया। क्या करने के लिए, फॉर टेकिंग द कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक डिफिकल्टी, जो आर्थिक संकट आया हुआ था उसको उबारने के लिए, उसको उस संकट से बाहर लाने के लिए, इकोनॉमिक डिफिकल्टी से बाहर लाने के लिए, एंड स्पीडिंग अप द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और कंट्री की डेवलपमेंट को गति देने के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट को गति देने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी। यानी कि 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इजाद भारत सरकार ने जुलाई 1991 में किया। और केवल क्यों किया, देश के आर्थिक संकट से बचाने के लिए, उससे बाहर लाने के लिए, उससे उभरने के लिए, और दूसरा जो आर्थिक विकास की जो गति है उसको बढ़ाने के लिए पॉलिसी लाई गई। तो अब इस पॉलिसी के अंदर कुछ क्या किया गया था इस पॉलिसी में।
जिससे कि देश आर्थिक संकट से बच सके। तो वो देखो पॉइंट फीचर्स ऑफ एनईपी 1991 यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कुछ फीचर्स यहां हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब क्या कहता है 1991 की एनईपी 1991 का जो पहला फीचर था वो था ओनली 6 इंडस्ट्रीज वर केप्ट अंडर लाइसेंसिंग स्कीम। पहले 1991 से पहले जितनी भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी, बहुत सारे ऐसे उद्योग थे जिस पर लाइसेंस लेना जरूरी था, बहुत सारे, यानी कि बिना लाइसेंस को वो उसको कोई भी क्या नहीं कर सकता, नहीं चला सकता था, नहीं उसको रन अप कर सकता था। तो जिसकी वजह से क्या था, लोग प्राइवेट सेक्टर के, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे वो, क्योंकि लाइसेंसिंग प्रवृत्ति थी, टैरिफ्स लगे हुए थे, हाँ आपने पढ़ा होगा टैरिफ गैर टैरिफ जिसे बोलते हैं, वो लगे हुए थे, जिसकी वजह से उसको करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस का प्रोसेस था बड़ा डिफिकल्ट था, जिससे वो लाइसेंस का प्रोसेस ही ना होने पाने के वजह से जो प्राइवेट के लोग थे, प्राइवेट लोग थे, वो इंडस्ट्री, इस तरह की इंडस्ट्री को नहीं चला पा रहे थे। जिसकी अब 1991 में क्या निर्णय लिया गया कि केवल 6 ऐसी इंडस्ट्री होंगी जिसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है, और दूसरी इंडस्ट्रीज को लाइसेंस फ्री कर दिया गया। जिससे क्या होगा, जिससे प्राइवेट सेक्टर प्रमोट होगा, प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा और इंडस्ट्रीज को चलाएगा और अपने रिसोर्स लगाएगा, जिससे देश का विकास बढ़ेगा। तो केवल 6 इंडस्ट्रीज, ओनली 6 इंडस्ट्रीज वर केप्ट अंडर लाइसेंसिंग स्कीम, केवल 6 ही इंडस्ट्री छोड़ी गई जिसमें लाइसेंस लेना जरूरी था। पहले बहुत सारी होती थी, काफी सारी, उसको कम कर दिया गया, केवल 6 पर छोड़ा गया। सेकेंड फीचर था इसका, द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स वाज लिमिटेड ओनली टू 4 इंडस्ट्रीज। जो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर था वाज लिमिटेड ओनली टू 4 इंडस्ट्रीज। जो रोल था पब्लिक सेक्टर का वो क्या कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया, केवल 4 ही इंडस्ट्रीज पर पब्लिक सेक्टर का रोल लिमिटेड किया गया। जो उनका रोल था, जो उनका अधिकार क्षेत्र था पब्लिक सेक्टर को, केवल 4 ही इंडस्ट्री तक लिमिटेड कर दिया गया था। थर्ड, disinvestment was carried out in many public sectors enterprises। अब बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी उस पे डिसइन्वेस्टमेंट करने लग गई गवर्नमेंट ने वहां से पैसा निकालना वापस शुरू कर दिया। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर, ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट थी जो कि घाटे में जा रही थी। तो उस जो संकट का दौर था, घाटे का दौर था, तो घाटे से बचाने के लिए, उस डेफिसिट से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने पैसा निकालना, डिसइन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, वो करना शुरू कर दिया, उसमें पैसा लगाना बंद कर दिया, या उसमें से पैसा कैपिटल वापस निकालना शुरू कर दिया, मतलब उसको खत्म करना शुरू कर दिया, यानी कि जो घाटे में चल रही थी। नेक्स्ट, फॉरेन कैपिटल पॉलिसी वाज लिबरलाइज्ड एंड मेनी सेक्टर 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड। कहता है इसके साथ साथ पहले बाहर की जो फॉरेन कैपिटल बोलते हैं, जिसे फॉरेन कैपिटल यानी विदेशी पूंजी या विदेशी इन्वेस्टमेंट लगना, या कोई दूसरा देश हमारे देश पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, उसके लिए बड़ी ज्यादा जटिलताएं थी, उसको खत्म करके फॉरेन कैपिटल कह सकते हैं, या फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का नाम भी दिया गया, वाज लिबरलाइज्ड, उसको क्या क्या उदारीकरण किया गया। फॉरेन कैपिटल पॉलिसी वाज लिबरलाइज्ड मतलब कि जो विदेशी पूंजी नीति थी उसको उदारीकरण कर दिया गया, उसको उदार कर दिया। उदार मतलब होता है उसको आसानी से, जिससे कि बाहर की जो कंट्री है हमारे इंडिया के अंदर, वहां यहाँ पर पैसा लगा सके, इन्वेस्ट कर सके, इंडस्ट्रीज लगा सके, इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पर अपनी कैपिटल को लगाना आसान कर दिया गया। एंड मेनी सेक्टर्स 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड। और बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे, कई सारे, जिसके अंदर सरकार क्या कहती थी, जो बाहर की इन्वेस्टमेंट है, विदेशी निवेश है, वो पूरा 100% अलाउ कर दिया गया कि 100% आप इस सेक्टर के अंदर, कुछ सेक्टर दिए गए, इसमें विदेशी विनियोग 100% लगा सकते हैं, 100% कर दिया गया। जिससे क्या होगा, विदेशी पूंजी क्या होगी, इनवाइट होगी, और वो देश के अंदर, देश के कुछ सेक्टर्स के अंदर लगाई जाएगी, जिससे वो सेक्टर्स क्या होंगे, प्रमोट होंगे, और वो सेक्टर इज द पार्ट ऑफ इंडिया डेवलपमेंट। तो जब वो सेक्टर प्रमोट होंगे, तो whenever the sectors will be promoted, then the development of the country also be developed।
तो यही चीज पॉलिसी थी। और साथ साथ इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट है जिसके अंदर कह सकते हैं लाइसेंसिंग प्रवृत्ति को कम कर देगा, हमने पढ़ा। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स के बारे में इसके बारे में बात की गई। तो वो मेन स्ट्रेटेजी बनाई गई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 स्ट्रेटेजी का के नाम पे दिया गया, जिसे बोलते हैं हम वो स्ट्रेटेजी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की लाइक अ सोल, एक आत्मा की तरह काम करती है, जो आप लोग पहले से जानते हैं, जिसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, सेकंड प्राइवेटाइजेशन, और थर्ड हम कह सकते हैं लिबरलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण, निजीकरण, और तीसरा उदारीकरण। तो वो स्ट्रेटेजी थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। 3 स्ट्रेटेजी रखी गई कि इस जब ये चीजें की जाएगी तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसकी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 3 स्ट्रेटेजी को काम किया, जिससे देश डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बाद ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। चलिए आगे, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन की तरफ। तो देखिए 3 मेन स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड की गई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। 3 मेन स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी क्या थी? पहली स्ट्रेटेजी ग्लोबलाइजेशन, जिसे बोलते हैं हम वैश्वीकरण। क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण। दूसरा था प्राइवेटाइजेशन, यानी प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण। और थर्ड वन लिबरलाइजेशन, मींस टू से उदारीकरण। ये 3 नीतियां आपने पहले भी पढ़ी है और आगे तक पढ़ते रहेंगे हमेशा। ये जो 3 नीतियां हैं, उसी की इन 3 स्ट्रेटेजी की वजह से 1991 एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 क्या हुई? कामयाब हुई, सक्सेस हुई, और जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री है वापस उस संकट के दौर से बाहर आई, इकोनॉमिक डिफिकल्टी से बाहर आई। जो इकोनॉमिक डिफिकल्टी पैदा हुई थी उससे वो बाहर निकलने में इन्होंने बड़ी मदद की। तो आज बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन। देखिए ये चीजें आप बहुत अच्छे समझते होंगे। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मीन्स टू से क्या है? इंटीग्रेशन। किसका? एक कंट्री का इंटीग्रेशन ऑफ वन कंट्री टू अनदर कंट्री फॉर द बिहाफ ऑफ ट्रेड, पर्सन, कम्युनिकेशन। मीन्स टू से ग्लोबलाइजेशन क्या था? ग्लोबलाइजेशन मतलब था एक देश का एक से अधिक देशों के साथ ट्रेड करना, व्यापार करना, यानी फ्री ट्रेड जिसे बोलते हैं, संस्प्रेषण जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन करना, लोगों का आना और जाना, व्यापार क्रियाएं करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, ये सब चीजें इसके अंदर लागू की गई। ग्लोबलाइजेशन मींस टू से कि एक व्यापारी को, मैं इसको छोटे से बात करूं कि एक व्यापारी एक देश के व्यापार को एक से अधिक देशों में फैलाना, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन मतलब था एक से अधिक देशों में व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल करना, यानी कि वैश्वीकरण। वैश्व मतलब है विश्व से जुड़ा हुआ, यानी कि एक देश दूसरे देशों के साथ, यानी पूरे कंट्री दूसरी कंट्रियों के साथ जुड़ना, इंटीग्रेट करना, किस फेवर में? ट्रेड के फेवर में, कम्युनिकेशन के फेवर में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फेवर के अंदर। यानी कि यहां बताया गया, ग्लोबलाइजेशन बताया गया कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि जो बिजनेस के अंदर टैरिफ गैर टैरिफ प्रॉब्लम्स थी उसको रिमूव किया गया, उसको आसान बनाया गया। उसको आसान का मतलब है जैसे लाइसेंस प्रवृत्ति थी उसको आसान करना, एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना, इंपोर्ट को प्रमोट करना, जिससे बाहर की कंट्रियां हमारे इंडिया में क्या करें? इन्वेस्ट कर सके। हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर बताया गया। और हमारी कंट्री भी अदर कंट्रीज का, एक देश भी दूसरे देश के साथ अपना व्यापार आसानी से कर सके। और जो उन्हें समस्याएं थी जिसे हम कहते हैं समस्याएं लाइक दैट लाइसेंसिंग, जिसे हम 2 वर्ड यूज करते हैं, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ डिफिकल्टीज थी। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ मींस टू से टैरिफ और गैर टैरिफ जो समस्याएं जिसे बोलते हैं टैरिफ, लाइसेंसिंग, नॉन टैरिफ कर नीति यानी कि टैक्सेस, उसको लिबरल कर दिया गया, उसको आसान बनाया गया, जिससे एक व्यापारी अपने व्यापार को एक से अधिक देशों में फैलाने में आसान रहे, उसको फैला सके। और जिससे क्या होगा? बाहर की कंट्री, अगर एक देश जब दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो वहां की कंट्री की जो करेंसी है वो अब उस देश में आएगी, और जब करेंसी का आदान प्रदान होगा तो देश का डेवलपमेंट भी बढ़ना शुरू होगा। तो दैट इज द ग्लोबलाइजेशन, पहली स्ट्रेटेजी ये थी। सेकंड थी प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट मतलब निजीकरण। अब हमने पढ़ा 1991 के अंदर
एक इकोनॉमिक डिफिकल्टी आई, संकट आया, जिसके अंदर क्या हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर थे, गवर्नमेंट सेक्टर की इकाइयां थी, वो लॉस में जाने लगी, वो घाटे में जाने लगी। अब उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था जिससे वो आसानी से रिसोर्स दे सके, उसको फंडिंग कर सके और उसको बढ़ा सके। उन जो संकट में जो व्यवसाय थे, संकट में जो उद्योग थे, इंडस्ट्रीज थी, उनको दोबारा से प्रमोट कर सके। तो उसके लिए 1991 पॉलिसी की दूसरी स्ट्रेटेजी कहती है प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण, कि उद्योगों को निजीकरण कर दिया गया। कुछ उद्योग जैसे बताया, केवल 6 उद्योगों को छोड़कर, और दूसरे उद्योगों को लाइसेंस फ्री मींस टू से उनको प्राइवेट लोगों को प्रमोट करने के लिए प्राइवेट लोगों को इनवाइट किया गया, प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया गया कि वो व्यापार करे, वो उद्योग लगाएं, इंडस्ट्रीज लगाएं। और उसके लिए प्राइवेटाइजेशन मींस टू से निजीकरण तभी हो सकता था जब उसकी जो लाइसेंस प्रवृत्ति थी वो खत्म कर दी जाए। लाइसेंसिंग है या फिर इससे जुड़ी हुई उस उद्योग से जुड़ी हुई समस्या को समाप्त कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने उस चीज को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट इनवाइट किया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर जब इनवाइट किया तो प्राइवेट सेक्टर ने अपने फंडिंग लगाई, उन इंडस्ट्रीज पे फंडिंग लगाई, वो इंडस्ट्रीज चलाई, जिससे क्या हुआ, वो इंडस्ट्रीज चलने पर जो इंडस्ट्रीज एक गवर्नमेंट के में या पब्लिक सेक्टर में घाटे में चल रही थी, वो इंडस्ट्रीज प्रमोट करने लगी और इंडस्ट्रीज के द्वारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इंडस्ट्रीज के द्वारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और जीडीपी की ग्रोथ आई, जिससे देश का डेवलपमेंट इंक्रीज हुआ। दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। मतलब प्राइवेट मतलब यहाँ पर कहा जाता है निजी लोगों को व्यवसाय के लिए इनवाइट करना, उनको आमंत्रण करना कि वो उद्योग लगाएं, ज्यादा उद्योग लगाएं, उद्योग करें। तीसरा था लिबरलाइजेशन। लिबरल नाम से समझ आता, उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब यहां क्या था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, बेसिकली था एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, बहुत सारे लाइसेंसिंग लेनी पड़ती थी, और जो कि एक उद्योगी के लिए, एक उद्योग के लिए, एक उद्यमी के लिए, एक व्यवसायी के लिए बड़ा ही परेशानी का सबक था। वो लाइसेंसिंग ही जो प्रक्रिया थी, प्रोसीजर ऑफ द लाइसेंसिंग नॉट वेरी इजी टू रिमूव द डिफिकल्टीज टू अटेन या टू अचीव द दैट लाइसेंस। तो उस लाइसेंस को लेने में बड़ी दिक्कत थी, जिसकी वजह से वो जो व्यापार नहीं कर पाते थे। तो लिबरल में क्या किया गया, जो लाइसेंस की प्रवृत्ति थी, उस लाइसेंस प्रवृत्ति को आसान कर दिया गया, जिससे आसानी से लाइसेंस ले सके, या लाइसेंस को खत्म कर दिया गया, या लाइसेंस को रिमूव कर दिया गया। बेसिकली बताया गया कि उन उद्योगों को केवल और केवल क्या किया गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो कर नीति थी या फिर लाइसेंसिंग नीतियां थी, उसको आसान कर दिया गया कि आसानी से कोई भी जो उद्योग करना चाहता है, उद्यमी है, वो आसानी से इस लाइसेंस को प्राप्त कर सके और वो अपने व्यवसाय को चला सके। तो दैट इज द 3 स्ट्रेटेजी ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी: ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो ये बड़ी अहम स्ट्रेटेजी थी जिसने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को सक्सेस करने में बड़ा साथ दिया, और इसकी वजह से ही देश का डेवलपमेंट दोबारा से या डिफिकल्टी से बाहर निकल पाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने हमेशा आता है एग्जाम में। 24 नंबर यानी कि 23 to 24-5 नंबर पे क्वेश्चन आता है। ये लगभग आपके सामने 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, तो इसको बड़ा ध्यान से करना है। कहता है इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक चैप्टर का, कि नई जो पॉलिसी आई, गवर्नमेंट पॉलिसी जो दी आई, उससे क्या व्यवसाय और उद्योगों में क्या चेंजेस आए, उद्योग और व्यवसाय में यानी बिजनेस और इंडस्ट्रीज में क्या क्या चेंजेस आए। नई जो पॉलिसी लाई गई, गवर्नमेंट पॉलिसी, उसने उसका क्या असर पड़ा बिजनेस पर और इंडस्ट्रीज पर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादातर आता है, और इसके चांस 90+ है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, जो इंपैक्ट था जब नई पॉलिसी आई, तो उसका व्यवसाय पर, उद्योगों पर असर। देखिए, पहला असर था इंक्रीजिंग कंपटीशन। इंक्रीजिंग कंपटीशन आप समझ सकते हैं, जब लाइसेंसिंग प्रोसेस आसान कर दिया गया, बाहर के जो बिजनेस है यानी फॉरेन
इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आए और मार्केट के उनमें आने की वजह से बिजनेस के अंदर कंपटीशन बढ़ गया, इंडस्ट्रीज में या इंक्रीजिंग कंपटीशन, बिजनेस में कंपटीशन बढ़ गया, उद्योग में कंपटीशन बढ़ गया। क्यों कंपटीशन बढ़ गया? क्योंकि बाहर के जो बिजनेस, बाहर का फॉरेन इन्वेस्टर मार्केट में आया, उसने अपना बिजनेस शुरू किया, तो हमारे जो बिजनेस फर्म थे, हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी या जो होम इंडस्ट्रीज थी, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन इंक्रीज हो गया। पहला सब तो ये पड़ा। दूसरा, मोर डिमांडिंग कस्टमर। अब मोर डिमांडिंग कस्टमर, कस्टमर क्या हो गया? अब कस्टमर क्या हो गई? मार्केट कैसी हो गई? मार्केट कस्टमर ओरिएंटेड हो गई या डिमांडिंग ओरिएंटेड हो गई। मतलब जो केवल वही उद्योगों पर, उन्हीं इंडस्ट्री पर ध्यान दिया गया, उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान दिया गया जो कस्टमर को नीड थी, जिसके लिए कस्टमर जागरूक हो गया। पहली बात समझिए, कस्टमर अवेयर हो गया अबाउट द डिमांड, अबाउट द कंपटीशन, अबाउट द प्रोडक्ट। वो और ज्यादा क्या हो गया? अवेयर हो गया। उसकी वजह से सभी इंडस्ट्रीज और बिजनेस ने अपने आप को बचाने के लिए कस्टमर ओरिएंटेड होना पड़ा। मतलब यहां पर है कि कस्टमर जो चाहता है, जिस तरह की डिमांड करता है, उसी तरह का वो प्रोडक्ट लाए, उसी तरह का वो व्यवसाय करे। तो दूसरी चीज आई मोर डिमांडिंग कस्टमर। थर्ड वन, रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में क्या किया गया? जब बाहर से नए उद्योग लगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की गई, तो उसका एक सबसे बड़ा इफेक्ट आया, टेक्नोलॉजी में चेंज आने लगा। इन्वायरमेंट था, जो टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट है वो चेंज होने लगा। मतलब जो चीजें पहले एक छोटी मशीनों से या हमारे जो छोटे स्मॉल फर्म्स थी, स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, वहां पर जो मशीनें यूज होती थी, जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी, वो क्या हो गई? नई टेक्नोलॉजी में चेंज होने लगी। नई टेक्नोलॉजी में चेंज आने का मतलब हुआ कि वो क्या किया गया कि टेक्नोलॉजी जब बाहर से नए फॉरेन इन्वेस्टर आए, फॉरेन बिजनेस हुआ, इंडस्ट्रीज नई लगाई गई, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी में नई यूज की गई। उनकी टेक्नोलॉजी नई थी और नई टेक्नोलॉजी की वजह से मार्केट के अंदर जो टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया। और हमारी फर्म, जो छोटी फर्म थी, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जो टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट है, यानी कि तकनीकी वातावरण में बदलना शुरू कर दिया, उन्होंने बदलना पड़ा। अगला था नेसेसिटी फॉर चेंज। ये समझ आ गया, नेसेसिटी फॉर चेंज। अब चेंज की जरूरत पड़ने लग गई। नेसेसिटी, जैसे बिजनेस चले आ रहे थे, जैसे उद्योग चले आ रहे थे, वैसे ही नहीं चल पा सकते थे, क्योंकि अब क्या हुआ? चेंज की जरूरत पड़ने लग गई, उस नीड आ गई कि उनको चेंज करना पड़ेगा। चेंज मतलब उन्हें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, उन्हें अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा। मतलब उन फर्मों को जो पहले से चली आ रही है, उन्हें समय के साथ अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, तभी वो मार्केट में, तभी वो व्यवसाय में रह सकती हैं। अदरवाइज वो मार्केट से आउट होने जा रही थी। तो नेसेसिटी फॉर चेंज। अगला इंपैक्ट आया गवर्नमेंट पॉलिसी का, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब जब इंडस्ट्रीज रिफॉर्म हो गई, इंडस्ट्री डेवलप होने लगी, इंडस्ट्रीज नई लगने लग गई, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बढ़ने लग गई, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट बढ़ने लगा, तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इज द मेन फैक्टर ऑफ एनी बिजनेस और इंडस्ट्री। अगर बिजनेस और इंडस्ट्री में जो सबसे मेन रिसोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। उस ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप करने की जरूरत पड़ने लगी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मींस टू से उन्हें समय पर ट्रेनिंग देना पड़ा, उन्हें समय पर मतलब उस व्यवसाय से जुड़ी हुई चीजें के लिए उन्हें तैयार किया गया। उस व्यवसाय से, उस बिजनेस एनवायरनमेंट से जो चेंज आने लगे, उनमें रखने के लिए उन ह्यूमन रिसोर्स को तैयार किया गया। उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, उन्हें और ज्यादा अवेयर करना और ज्यादा तैयार करना उस इंडस्ट्रीज के लिए, उस व्यवसाय के लिए। तो ह्यूमन रिसोर्स, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स पुराना ही होगा, ह्यूमन रिसोर्स वैसा ही होगा, तो वो नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाएगा या फिर कंपटीशन नहीं झेल पाएगा। तो इसलिए उस ह्यूमन रिसोर्स में भी डेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ने लगी। दैट इज द जस्ट 5 इंपैक्ट, मैंने 5 ही बताए, आप इसके और देख सकते हैं। बेसिकली 5 आपके लिए बहुत इनफ है।
तो 5 इंपैक्ट थे गवर्नमेंट पॉलिसी के बिजनेस और इंडस्ट्रीज पे। और क्वेश्चन 100% आता है, पर बच्चे अजीबोगरीब चीजें लिख के आते हैं, इंक्रीजिंग कंपटीशन या कुछ और लिखते हैं, तो इसको थोड़ा समझिए। यहाँ केवल और केवल आपको ये पूछा गया है कि बिजनेस और इंडस्ट्रीज पर नई गवर्नमेंट पॉलिसीज के क्या असर थे, क्या असर पड़े, तो क्वेश्चन जस्ट यही है। तो आपने यहाँ पर अपना इंपैक्ट ना लगा के केवल बताना है कि पॉलिसी का इंडस्ट्रीज पर या बिजनेस पर क्या असर आया। तो ये यही है, कंपटीशन बढ़ गया, डिमांडिंग कस्टमर हो गए, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट चेंज हो गई, नेसेसिटी फॉर चेंज की जरूरत आ गई, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ा। तो ठीक, तो चलिए अगला इसके बाद चलते हैं। तो दैट इज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बताया आज मैंने, डेफिनेशन क्या थी, इसके फीचर्स क्या थे, स्ट्रेटजीज क्या थी, और स्ट्रेटजीज के बाद इंपैक्ट क्या थे। तो ये आज हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का टॉपिक कंप्लीट रहा। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका जो लास्ट टॉपिक है वो इस चैप्टर में मैं बात करूं तो पुरानी बुक्स के तो अंदर नहीं है, पर हाँ बात करें 2018 के अंदर ये लगाया गया टॉपिक, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी बच्चे इसको जानते हैं, डीमोनेटाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में विमुद्रीकरण। डीमोनेटाइजेशन मतलब विमुद्रीकरण मतलब क्या है, डीमोनेटाइजेशन। आप समझते हैं, सभी लोग जानते हैं कि डीमोनेटाइजेशन कब किया गया था, 8 नवंबर, अगर बात करें 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 में डीमोनेटाइज किया गया था। तो डीमोनेटाइज मतलब 8 नवंबर 2016 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने रात के 8 बजे 8 नवंबर 2016 में ये अनाउंस किया कि आज यानी कि आज 12 बजे के बाद, यानी कि 12 बजे मतलब 9 नवंबर से 9 नवंबर रात के 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट क्या कर दिए गए हैं, लीगल टेंडर से बाहर कर दिए गए हैं। लीगल टेंडर से मतलब उनको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है, यानी कि वो इनवैलिड कर दिए गए हैं 500 और 1000 के नोट। कुछ जगह कुछ सिचुएशन में यानी कि कुछ समय के लिए वो छोड़ा गया, यानी बिल्स जमा कराने के लिए, या फिर कुछ समय दिया गया कि आप बिल्स जमा कराने में यूज कर सकते हो नोटों को, या फिर कोई टिकट्स ले सकते हैं, या मेट्रो के अंदर यूज कर सकते हैं, यानी कि कुछ सिचुएशन को छोड़कर वो भी फॉर द टाइम बीइंग क्या किया गया, वो 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। अब 500 1000 के नोट बंद करने के साथ साथ कुछ समय दिया गया लोगों को, वो अपने जिनके पास 500 और 1000 के नोट थे वो अपने नोटों के लिए उनको समय दिया गया कि वो अपने जो रुपए हैं 500 और 1000 के जो लीगल टेंडर से बाहर कर दिए गए हैं उन नोटों को इतनी तारीख तक अपने बैंक खाते में जमा करा दें। ये कहा गया कि वो जमा करा दे, और अब पैसा निकालने में भी कुछ लिमिट दी गई, कुछ समय के लिए लिमिट दी गई कि प्रत्येक विक्रेता, प्रत्येक उपभोक्ता मतलब बैंक उपभोक्ता या एक व्यक्ति एक समय में कुछ अमाउंट, इतना अमाउंट निकाल सकता है, इससे ज्यादा अमाउंट एक समय में नहीं निकाल सकता। फॉर द टाइम बीइंग की सिचुएशन थी ये, तो ये सभी जानते हैं। पर ये जो कंसेप्ट है ये आपके सिलेबस में बिजनेस एनवायरनमेंट में जोड़ दिया गया 2018 के अंदर, बुक्स के अंदर, उससे पहले नहीं था। तो उसके अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमें पता होना चाहिए। यानी कि विमुद्रीकरण का मतलब है कि 500 और 1000 के नोटों को मुद्रा से यानी कि लीगल टेंडर से बाहर करना, उन्हें इनवैलिड करना, उन्हें चलन से बाहर कर देना, चलन से बाहर कर देना। यानी कि अगर वो नोट जिसके पास पाए जाएंगे उसका मतलब है वो नोट इलीगल होंगे या वो नोट रखने वाले के ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। अब ये समझ में आ गया, इसके फीचर्स थे, ये क्यों किया गया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। इसकी इंपॉर्टेंस आप सभी जानते हैं। इसकी पहली इंपॉर्टेंस थी जो लोग टैक्स नहीं देते थे या टैक्स चोरी करते थे, पहला था वो उस दायरे में आ जाए। टैक्स जो लोग नहीं देते या कम देते हैं या अपनी मनी को नहीं शो करते, मुद्रा को नहीं दिखाते, जिसे हम कह सकते हैं टैक्स की चोरी, तो वो
कम कर दिया जाए, यानी कि उस टैक्स को टैक्स को जो टैक्स नहीं दे रहे उनके ऊपर पकड़ करना या लोगों को जागरूक करना कि वो अपना समय पर टैक्स दें। दूसरा, करप्शन करप्शन या फिर हम कह सकते हैं करप्शन या फिर जो इलीगल एक्टिविटीज थी भारत के अंदर, मीन्स टू से बाहर की कंट्रियां या पुराने या नकली नोट जो चल रहे थे या जो करेंसी थी, डुप्लीकेट करेंसी जो प्रचलन में चल रही थी 500,000 की, उस पे कंट्रोल करना। वो इलीगल या अनडिसेंट एक्टिविटीज पर यूज की जा रही थी, इलीगल एक्टिविटीज पर जो यूज कर रहे थे नोटों को, वो रिसोर्स का काम कर रहा था, उस पर एकदम उस पर रोक करना जिससे कि करप्शन खत्म हो जाए। और दूसरा क्या हो इसके अलावा कि देश के अंदर करप्शन के साथ साथ जो आतंकवादी गतिविधियां थी उन पर नियंत्रण कर सके। तीसरा, जो लोग काला बाजारी या काला धन जिसके नाम से ब्लैक मनी जिसे बोलते थे, ब्लैक मनी का मतलब तो यही होता है कि आपने जो मनी कमाई उसको शो नहीं किया, गवर्नमेंट से शो नहीं किया, इनकम टैक्स से शो नहीं किया और आपने उसको बिना टैक्स के वो आपने पास रखते हैं या फिर बैंकों में भी जमा नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, कुछ घरों में लगी हुई है, कुछ कहीं पर छुपाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक मनी। तो उस पर कंट्रोल करना, जब वो बंद कर दिया गया तो क्या होगा, वो ब्लैक मनी या तो बैंक में जमा करी जाएगी और जमा होगी तो टैक्स उस पर लगा दिया जाएगा और उसके बारे में पूछा जाएगा ये पैसा उसके पास कहां से आया। तो इसके अलावा और क्या था, इसके अलावा था कि जो मार्केट के अंदर जो और एक्टिविटीज थी जिससे मतलब गरीब और ज्यादा गरीब, अमीर ज्यादा अमीर हो रहा था, उस पर कंट्रोल करने के लिए इक्विलाइजेशन लाने का एक कदम था कि इक्वलाइजेशन लाया जाए और किसी तरह भी इन एक्टिविटीज को, जो इलीगल एक्टिविटी को रोका जाए, दैट इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन के फीचर से इंपॉर्टेंस थी। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डीमोनेटाइजेशन। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा डीमोनेटाइजेशन, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर क्योंकि हमारे सामने हुआ है, सभी बच्चों के जो अभी बच्चे हैं जो 12th में है वो लगभग 8 या 9 में थे, तो उनके सामने हुआ तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस बारे में। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो आज ये चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट। जो बच्चे पिछली क्लासेस यानी कि 1 2 3 क्लासेस बन चुके हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, वो लास्ट मैं इस वीडियो के बाद में आपको लिंक मैं दूंगा, उस लिंक पर जाकर आप लास्ट की वीडियोस आप देख सकते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और इसके अलावा एक चीज और, एक क्वेश्चन अब बढ़ सकता है, जैसे आज का हमारा मोल है कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है, कोविड-19 का इफेक्ट पड़ा है बिजनेस एनवायरनमेंट पर। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है, इस पर ध्यान देना है। बिजनेस एनवायरनमेंट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 इज द लेटेस्ट, जो लेटेस्ट है या आज का सिचुएशन के ऊपर है और इससे बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट आया। आप देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से सारी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी या जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो क्या हो गई है, बंद हो गई है, और जिसकी वजह से, जिसे हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज आ गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आया है, बदल गया है। सोशल एनवायरनमेंट में क्या चेंज आया, इससे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, कोविड-19 द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का कोविड-19 पर इफेक्ट, तो आप इसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज दिखा सकते हैं, सोशल में चेंज आ सकता है, पॉलिटिकल चेंज है, लीगल चेंज है। पॉलिटिकल मतलब सरकार ने नीतियां बनाई कि आप लॉकडाउन के पीरियड में इतने दिन घर पर ही रहेंगे, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं चलेगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल। लीगल है, लीगल में कोर्ट ने एक कानून बनाया कि, और उस पर कानून बनाया गया डॉक्टर्स वगैरह के ऊपर, इनकी जो लोग काम कर रहे हैं, जो इसके सही मायने में जिसे हम बोलते हैं कि वो वॉरियर्स जो है, वो जो हमारे लिए एक देवदूत बन के आए हुए हैं, उनके लिए कोई अपमानजनक या उनके साथ गलत एक्टिविटी करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी,
कानून बनाया गया तो लीगल एनवायरनमेंट चेंज हुआ, सोशल चेंज हुआ कि लोगों के अंदर कहा गया सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जाए, वो चेंज हुआ। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आपको समझ आ गई, इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी चेंज आया। और इसके साथ साथ ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, 5 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें बड़ा ध्यान दे, कोविड-19 द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज की यही क्लास है। आज मैंने अपनी तरफ से जो आज का कंसेप्ट है वो क्लियर करा और बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और ये बिजनेस एनवायरनमेंट जिसको अभी भी ना कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट लिख के दे, अपना डाउट डाले, जिससे मैं कोशिश करूंगा आने वाली क्लासेस के अंदर मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। तो मैं आशा करता हूं आपको चैप्टर समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और कोशिश के साथ मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा इस चैनल को, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, अपने और जो भी जुड़े हुए हैं कॉमर्स से या कॉमर्स स्टूडेंट्स है, वो कोई भी क्लास का 11-12 का तो भी उनके लिए फायदेमंद है, 12 क्लास के लिए तो है ही। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर होगी मुलाकात नई क्लास में नए टॉपिक के साथ और मैं आशा करूंगा कि आप स्वस्थ रहें, भगवान से प्रार्थना करूंगा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.